हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शॉर्टकट बाबा जी। कैसे हैं सारे बच्चे? हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? बच्चों, मेरा नाम है सुशील चौधरी और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बिजनेस मैथमेटिक्स और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर का पार्ट है। और फर्स्ट ईयर ऑनर्स में और सेकेंड ईयर ऑनर्स में बीकॉम में ये जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स है। बिजनेस मैथमेटिक्स अलग आता है और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स अलग आता है दोनों ईयर में। आज हम स्टार्ट करने वाले बिजनेस मैथमेटिक्स, जिसकी वेटेज 25% है। ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स एक ही पेपर होता है, लेकिन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो एक बार आपका 1 घंटे का बिजनेस मैथमेटिक्स का एग्जाम होगा और 2 घंटे का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम होगा। बिजनेस ओवरऑल 100 में से 75% जो है वो स्टैटिस्टिक्स है और 25% जो है मैथमेटिक्स है। लेकिन दोनों में अलग अलग पास होना बहुत कंपलसरी है, पास होना जरूरी है। अगर आप किसी एक में भी फेल होंगे तो आप दोनों में फेल माने जाएंगे। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो बिजनेस मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि बिजनेस मैथमेटिक्स में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है, क्योंकि नॉन मैथ्स वाले बच्चे बहुत सारे होते हैं बीकॉम पास में, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है बिजनेस मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स में आपके पास जो चैप्टर्स है, तो फर्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट जिन बच्चे के पास 12th में मैथ्स था उन्होंने पढ़ा होगा, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज बिजनेस मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। फिर इसके बाद जो पेपर में जो क्वेश्चन आता है, वो इसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक बड़ा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वो बड़ा क्वेश्चन जो होता है वो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का होता है। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें मैथमेटिक्स में ये जो बेसिक है ये समझना पड़ेगा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का। तो लेट्स स्टार्ट विद मैट्रिसेस कि मैट्रिसेस क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस क्या होता है या मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिसेस प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, मैट्रिक्स सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा। तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स स्टूडेंट अरेंजमेंट होता है नंबर्स का या फंक्शंस का इन अ स्क्वायर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म। जैसे जब हम छोटे बच्चे थे तो आपको याद होगा, हम लोग ऐसे पढ़ते थे एक्स वाई कोऑर्डिनेट, जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते थे। एंड वाई वी कॉल इट ऑर्डर्ड पेयर? ऑर्डर्ड पेयर इसलिए बोलते थे क्योंकि जो फर्स्ट वाला होता था ये एक्स कोऑर्डिनेट होता था और सेकंड वाला जो होता था वाई कोऑर्डिनेट। मतलब अगर कहीं पे ऐसे लिखा है 1, 2 और ये ऑर्डर्ड पेयर लिखा है, तो ये आपको पता लग जाएगा कि जो 1 है वो एक्स की वैल्यू है और जो 2 है वो वाई की वैल्यू है। तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। और ये है क्या एक्चुअल में? ये कॉम्बिनेशन ही तो है दो एलिमेंट्स का, दो नंबर्स का, है ना। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता था। सिमिलरली हमारे पास मैट्रिसेस भी क्या है? एक अरेंजमेंट है नंबर्स का या फंक्शंस का, जो कि स्क्वायर फॉर्म में या रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। बात करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। इट इज एन अरेंजमेंट या एरे आप बोल सकते हो। इट इज एन एरे ऑफ नंबर्स या एलिमेंट्स और फंक्शंस। फंक्शन भी हो सकते हैं इन अ स्क्वायर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स। तो अब आगे समझते हैं कि ये दिखता कैसा है। जो स्टूडेंट जो मैट्रिक्स होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो स्टूडेंट जो मैट्रिक्स होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। या तो हम उसको ऐसे लिखते हैं या फिर हम उसे ऐसे शो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो तरीके शो कर सकते हैं। इसके अंदर एलिमेंट्स लिखे होते हैं, जैसे कि ये लिखा हो। माइनस में भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, और जैसे कि मैंने कहा फंक्शन भी हो सकते हैं। तो कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है।
तो ये एक मैट्रिक्स का फॉर्म है। अगर ये तो बात हो गई, और ऐसे भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब इनके बारे में बात करते हैं कैसे। सो स्टूडेंट, इसकी जो नोटेशन है मैट्रिक्स की वो क्या है कि हम इसको ऐसे हमेशा ब्रैकेट से ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे ब्रैकेट से लिखते हैं, ठीक है। हम कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम ऐसे लिखेंगे तो स्टूडेंट्स ये डिटर्मिनेंट बन जाता है, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसको, हम लिखेंगे ऐसे या फिर ऐसे। और दूसरी चीज, नोटेशन की बात करते हैं। इसकी नोटेशन में आप देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स होता है उसका नाम हमेशा कैपिटल लेटर्स में होता है। तो हम इसको मान लो ऐसे बोल सकते हैं कि एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, जिसमें ऐसे एलिमेंट है, तो ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म का मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अब ये रेक्टेंगुलर फॉर्म कैसे बन गया वो समझाता हूँ मैं आपको। तो पहली बात तो जो नेम ऑफ मैट्रिक्स होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा, नेम ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होगा, नेम ऑफ मैट्रिक्स। तो ये ध्यान रखेंगे, ये हमेशा कैप्स में होगा, ठीक है। और ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है, इसका कैसे पता लगेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक चीज होती है m इंटू एन। m का मतलब होता है, और m इंटू एन का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है स्टूडेंट्स, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो नाउ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, तो समझ लेते स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं जैसे कि ये है, तो ये, इसको हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रो। और अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा तो इसको हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कॉलम। यानी जब मैं वर्टिकल देखता हूं तो कॉलम होता है, हॉरिजॉन्टल देखता हूं तो रो होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 4 ये एक रो है, तो ये हो गया R1 यानी रो 1। ये 2 5 जो है सेकंड रो है, तो ये हो गया R2। और ये 3 6 जो है थर्ड रो है, तो ये हो गया R3। सिमिलरली ये 1 2 3 ये है कॉलम 1, और ये 4 5 6 ये है कॉलम 2। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास 3 रो हैं और 2 कॉलम है। सो m इंटू एन का मतलब होता है 3 इंटू 2, यानी कि 3 रो और 2 कॉलम। तो 3 रोज है हमारे पास और 2 कॉलम्स है। तो इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट, तो जो मैट्रिक्स होता है हम उसके और सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2, तो ये इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसको 2 इंटू 2 मैं यहाँ सबस्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ मैट्रिक्स के नीचे, है ना। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है वो होता है m इंटू एन। एम का मतलब आप समझ गए हैं, वो होता है नंबर ऑफ रोज, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं यानी कि 3 इंटू 2 कर दूं, तो मेरे पास आएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। सो स्टूडेंट 3 इंटू 2 6 का मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पास टोटल जो एलिमेंट है वो कितने हैं आपके पास, वो है 6। इसका मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर दूं 3 इंटू 2 को, तो आपके पास आएगा टोटल 6। इसका मतलब 6 एलिमेंट्स है आपके पास उस मैट्रिक्स के अंदर। सो इट इज वेरी सिंपल। तो आपको समझ आ गया स्टूडेंट्स कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने समझ लिया कि जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम्स होते हैं और हॉरिजॉन्टल जो होते हैं रोज होते हैं। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम मैट्रिक्स के अंदर की, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से फंक्शन में है और किस तरीके से अरेंज है ना। तो अरेंज करने का तरीका होता है स्टूडेंट, तो मैं मैट्रिक्स का नाम ए मैट्रिक्स ले लेता हूँ और मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो होता है A11, तो सेकंड एलिमेंट है वो है A12, ये हो गया A21 और ये हो गया A22। और ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब बात करते हैं ये हमने क्या लिखा है A11। तो स्टूडेंट, जो एलिमेंट होते हैं, ये A11 का मतलब है कि आपके पास ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, और आपके पास ये फर्स्ट कॉलम है। तो ये जो एलिमेंट है A11, ये 1 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। इसका मतलब ये फर्स्ट रो हो गया और ये फर्स्ट कॉलम हो गया। समझ रहे स्टूडेंट आप, ये आपके पास फर्स्ट रो हो गया और फर्स्ट कॉलम हो गया, तो इसलिए इसको A11 बोल रहे हैं हम। तो इसको जो लिखने का तरीका होता है स्टूडेंट, वो कुछ इस तरीके से होता है, A I J। तो आई का मतलब होता है कि आपके पास वो रो कौन सी है, और जे का मतलब होता है आपके पास वो कॉलम कौन सा है। तो बहुत सिंपल है। अगर मैं बात करूं इसकी A12 की, तो 12 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है ना। सिमिलरली A21 का मतलब है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, और इसका मतलब है सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो ऐसे ही सारे एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे अरेंज किए जाते हैं, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम, थोड़ा सा इसको और समझते हैं हम। सो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन की। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि हमारे पास फॉर्म करना है आपको, फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 3 वेयर ए आई जे, यानी एलिमेंट जो है वो किस तरीके से रेंज होगा, जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे, यानी जो एलिमेंट होगा वो होगा आई प्लस जे। तो इसका क्या मतलब स्टूडेंट, 2 into 3 ऑर्डर का हमें क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है। सो हम एक 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाते हैं, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो स्टूडेंट जिसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 into 3 मैट्रिक्स को, मैं बोल देता हूँ कि वो एक मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे कि उसमें 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। ओके स्टूडेंट, 2 रो और 3 कॉलम, मतलब कि 2 रो होंगी R1 और R2 और 3 कॉलम होंगे C1 C2 एंड C3। यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा स्टूडेंट वो होगा A11, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ आएगा A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और A13 यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। फिर आएगा A21, फिर आएगा A22 और फिर आएगा A23। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं A11 की, तो A11 की वैल्यू क्या होगी, तो A11 जो है स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ए आई जे जो है हमारे पास आई प्लस जे है। तो आई प्लस जे का मतलब क्या हो गया, ए आई जे जो है हमारे पास वो आई प्लस जे है, मतलब आई और जे को मुझे प्लस करना है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2। सिमिलरली A12 की हमें वैल्यू निकालनी है, तो वो हो जाएगा 1 प्लस 2, इसका मतलब 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट A12 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 3। सिमिलरली A13 की हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 3, तो हो जाएगा 4। तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, इसका मतलब हम सारे एलिमेंट्स ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ आ गया हो, तो ऐसे हम मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इस बेस को समझना बहुत जरूरी है ना मैट्रिक्स को समझने के लिए। तो स्टूडेंट ये हो गई बात किसकी, मैट्रिक्स की, कि जो मैट्रिक्स है वो कैसा दिखता है। तो स्टूडेंट्स अब आगे बात करेंगे हम मैट्रिक्स के फॉर्म्स की, कि मैट्रिक्स में जो है कौन कौन से फॉर्म होते हैं आपके पास, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का होते हैं। तो चलिए समझते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आएगा आपके पास, वो आएगा रो मैट्रिक्स। क्या आएगा स्टूडेंट, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स जिसमें होता है ओनली वन रो, यानी सिंगल रो होती है, जिसमें कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो मैं उसको बोल देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक ए मैट्रिक्स है जो कि कुछ इस तरीके से है, 1 2 3 -1। तो आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ एक ही रो है R1, और कॉलम की बात करें तो सिंगल एलिमेंट है सब में, लेकिन कॉलम हमारे पास टोटल कितने हैं, 4 कॉलम्स है। तो ये m इंटू n यानी 1 इंटू 4 मैट्रिक्स हो गया। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 इंटू 4 है, उसमें कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 है, लेकिन रो क्या है, सिंगल है। तो जब ओनली 1 रो होगा तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा स्टूडेंट, रो मैट्रिक्स होगा। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स आता है, तो कॉलम मैट्रिक्स आप नाम से समझ गए हैं, बताने की इतना जरूरत नहीं है आपको, है ना, आप समझदार हैं काफी ज्यादा। तो जो कॉलम मैट्रिक्स है वो क्या है, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, जैसे रो मैट्रिक्स हमें नाम से पता लगा जिसमें सिंगल रो है, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें ओनली सिंगल कॉलम यानी कि 1 कॉलम होगा, है ना। तो जिसमें 1 कॉलम होगा, रोज कितनी भी हो सकती हैं। तो फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, है ना, तो वो कुछ इस तरीके से ले सकते हैं 1 2 एंड 3। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो रो आपके पास R1 R2 एंड R3 है, 3 रो है, और आपके पास कॉलम कितना है, एक ही है। तो जब आपके पास स्टूडेंट कॉलम एक ही है, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास कॉलम एक है, तो इसका मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट। तो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आगे जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है
नल मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स का मतलब होता है खाली, एम्प्टी, यानी एम्प्टी मैट्रिक्स भी बोल सकते हो आप। हाँ, नल मैट्रिक्स या वॉइड या एम्प्टी, हाँ आप कुछ भी बोल सकते हो, इन सबका सेम मीनिंग होता है। इसका मतलब होता है खाली, है ना, एम्प्टी, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। तो ये जो मैट्रिक्स होते हैं स्टूडेंट, मान लो ये मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या होगा, सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट? सारे एलिमेंट जीरो होंगे, है ना। तो ऐसे मैट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं? नल मैट्रिक्स होते हैं, वेयर ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, है ना स्टूडेंट। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आ गया है। नल मैट्रिक्स के बाद जो आपके पास स्टूडेंट आएगा वो आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या आएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट? जिसमें क्या होता है कि m और n इक्वल होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं? सेम। m का मतलब याद है ना आपको स्टूडेंट्स? m का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज और n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जिसमें m और n क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं a, जैसे कि 1 2 -1 3। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो दो ही रो है आपके पास और दो ही कॉलम है, ऑर्डर सेम है ना। तो 2 into 2, तो ये कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसमें कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, कितना भी बड़ा हो सकता है वो, बस उसमें कंडीशन यही है कि उसके रोज और कॉलम जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। तो ये दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा हमारे पास, आगे हमारे पास जो आएगा वो आएगा डायगोनल मैट्रिक्स। क्या आएगा स्टूडेंट्स? डायगोनल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? कई बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में। तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ, इसको बहुत अच्छे से समझना। ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है, डायगोनल मैट्रिक्स पहली बात तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि उसमें रो और कॉलम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और इसमें साथ ही साथ ऑल एलिमेंट्स, जो भी ऑल एलिमेंट्स होते हैं, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स? नॉन डायगोनल। नॉन डायगोनल का मतलब क्या हो गया? जो डायगोनल में नहीं आते। ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। वो क्या होते हैं? जीरो होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, पहली चीज तो, और दूसरा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जीरो होते हैं। सर नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं? तो पहली चीज तो स्टूडेंट आप एक चीज समझ लीजिए कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल जो होता है वो कैसे बनता है। तो पहली बात तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो मैंने यहाँ लिया 2 0 0 3। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक डायगोनल फॉर्म हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर है 2 into 2। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर ये बी मैट्रिक्स होता फॉर एग्जांपल ऐसे 1 2 3 2 1 4, है ना। तो अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर एक डायगोनल नहीं बन सकता, है ना। डायगोनल यहाँ पे नहीं बन सकता क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अच्छा, दूसरी चीज, ये डायगोनल मैट्रिक्स में हमने देखा ये डायगोनल 2 3। तो कई बच्चे जो हैं स्टूडेंट वो प्रॉब्लम में आते हैं और कई बार मुझसे पूछा भी है बच्चों ने, क्योंकि बच्चे काफी समझदार हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये जो है, सर ये जो है, क्या ये भी डायगोनल है? नहीं स्टूडेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स में ये नहीं होता है। मैट्रिक्स में डायगोनल जो होता है सिर्फ यही वाला डायगोनल होता है, इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। और ये हमारा जो डायगोनल जो मैंने शेड किया है इसको हम ऑफ डायगोनल बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल ही डायगोनल माना जाता है। तो यही वाला जो होगा डायगोनल, वही आपको डायगोनल माना जाएगा, जिसको मैं ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूँ ना स्टूडेंट। तो ये जो है ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और डायगोनल ऐसे होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ऐसे आप 3 into 3 में भी डायगोनल मैट्रिक्स बना सकते हो, है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, 1 0 0 0 0 0 0 5। तो आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया? एक डायगोनल बन गया। तो दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। और इसका ऑर्डर भी कितना है स्टूडेंट्स? इसका ऑर्डर है हमारे पास 3 into 3। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स आप लोगों को समझ आ गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आता है स्टूडेंट वो आता है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। क्या आता है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है?
तो आपने इतना सारा तो पढ़ लिया। स्केलर मैट्रिक्स होता है डायगोनल मैट्रिक्स ही। क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स। और जैसे कि आपको पता है डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। तो सर डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है? डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल्स के वो सारे सेम होते हैं। क्या होते हैं? सारे सेम होते हैं। जैसे कि अब आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने सारे एलिमेंट्स को 2 ही लिया है ना? तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। ओके स्टूडेंट, तो जब सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं तो वो कैसा मैट्रिक्स होता है? वो स्केलर मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। स्केलर मैट्रिक्स के पास आपके पास जो आएगा वो आएगा आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स में, है ना? जिन बच्चों ने पढ़ा होगा इसमें उनको पता होगा कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो बहुत काम आता है ना आपके। तो स्टूडेंट जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है? बहुत सिंपल है, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि आपको याद रखना है इसको कुछ चीज़ें, जैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा आई से डिनोट करते हैं। दूसरा यहाँ पर आई एन आता है। आई एन का मतलब है कि आपके पास जो एलिमेंट आएंगे मतलब ये ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब कि जिसमें ये क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स होता है। कैसा स्टूडेंट्स? ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब कि ये इसमें रो और कॉलम सेम होते होंगे, m इंटू एम इज इक्वल टू एन। दूसरी चीज डायगोनल मैट्रिक्स है तो ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो जीरो होंगे। ठीक है, और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल में, जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो हमेशा यूनिट होता है। यूनिट मतलब वन होता है। डायगोनल एलिमेंट जो होगा आप देखेंगे ध्यान से, ऊपर मैंने लिखा है वो वन होता है ना? वन का मतलब आप उसको ऐसे लिख सकते हो। और एन का मतलब है ऑर्डर, जैसे आई टू लिखा मैंने तो इसका मतलब है टू इंटू टू ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और वो कुछ इस तरीके से होगा। तो ये जो टू है स्टूडेंट ये किसको शो कर रहा है? इसके ऑर्डर को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अगर मैं आई थ्री लिखूंगा तो आई थ्री का मतलब है कि 1 0 0 0 1 0 0 1। यहाँ पर आप देखेंगे डायगोनल में सिर्फ वन है, यूनिट है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसका जो ऑर्डर होगा 3 इंटू 3, तो हमने इसलिए यहाँ पे 3 लिखा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। स्टूडेंट्स ये हो गया आपके टाइप ऑफ मैट्रिक्स। यही टाइप ऑफ मैट्रिक्स आपको बीकॉम में मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको कुछ मिलेगा नहीं। और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हाँ, देयर आर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और भी बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत अभी नहीं है तो हम उसको स्किप कर देंगे, है ना? क्योंकि एग्जाम्स भी आपके पास है। तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके एलजेब्रा की। क्या बात करते हैं इसके? एलजेब्रा। एलजेब्रा का मतलब है कि मैट्रिक्स को प्लस माइनस कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। एलजेब्रा में सबसे पहले हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दोनों साथ में सीखेंगे क्योंकि दोनों बहुत इजी हैं और एक जैसे हैं। इनकी कंडीशन है कि आप मैट्रिसेस को तभी ऐड कर सकते हो जब उनका ऑर्डर जो है वो सेम हो। यानी कि अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करना चाहते हो तो ऑर्डर उनका मस्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऑर्डर मस्ट बी सेम। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑर्डर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्योंकि अगर एक दो अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स आएंगे तो आप ऐड नहीं कर पाओगे। क्यों ऐड नहीं कर पाओगे? क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होता है। जैसे कि हमने एक मैट्रिक्स लिया, ये 2 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स है, तो हमने एक और मैट्रिक्स लिया बी मैट्रिक्स, जो हमें 2 इंटू 2 का ही लेना है ना? क्यों? क्योंकि अगर ऑर्डर सेम होगा तभी हम इसको ऐड कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसको ऐड कैसे करना है? बहुत सिंपल है, मुझे करना है ए प्लस बी, ए और बी को मैट्रिक्स को प्लस करना है। तो बहुत सिंपल है, इनको लिख लेता हूँ। जैसे हम बचपन में प्लस करते थे वैसे ही हमें प्लस करना है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें।
इनको जब हम प्लस करेंगे तो कैसे प्लस करेंगे, हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करेंगे स्टूडेंट्स। किसको? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब होता है कि अगर मेरा राइट हैंड तो मतलब आपका भी राइट हैंड, तो इसका मतलब इसका A11 तो इसका भी A11, इसका मतलब 2+1। सिमिलरली 3+3 है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कर रहे हैं। ऐसे ही 1+2, ऐसे ही 4+1, इन सबको प्लस कर देंगे। तो इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा। प्लस करने के बाद ये हो जाएगा 3, 3, 6 एंड 5। तो ये 2 × 2 मैट्रिक्स, 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया, नया मैट्रिक्स, जो कि क्या है, A+B है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है। ऐसे ही हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है, सब्ट्रैक्ट करना भी इतना ही इजी है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर जो हमने A+B किया है, अगर हम B+A करते तो भी हमारे पास सेम आंसर आता। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। कि मतलब अगर हमने A+B किया है और हमारे पास B+A भी हमेशा सेम आएगा, तो इसका मतलब है जो मैट्रिक्स है वो कम्यूटेटिव है फॉर एडिशन। ठीक है। अच्छा, अगर हम A-B निकालते हैं तो A-B क्या होगा स्टूडेंट? तो A-B के लिए हम मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स थे वो क्या थे? तो जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं वो है 2, 1, 3 एंड 4 माइनस जो बी मैट्रिक्स है, बस प्लस की जगह माइनस का साइन आ गया है यहाँ पर, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सेम है। तो अगर हम 2 - 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, जब हम 3 - 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 0, जब हम 1 और -2 करेंगे तो हमारे पास आएगा -1। छोटे में से बड़े को माइनस करते हैं तो नेगेटिव आंसर आता है। फिर 4 - 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। तो स्टूडेंट हमने ये निकाल लिया A-B। अच्छा स्टूडेंट, जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता मैट्रिक्स में। मतलब कि अगर आप B-A निकालेंगे तो आपको अलग ही आंसर मिलेगा। आप B+A घर पे निकाल लेना, आराम से देख लेना A+B B+A इक्वल आ रहा है, तो उसका मतलब वो कम्यूटेटिव है ना। और मैट्रिक्स हमेशा कम्यूटेटिव होता है एडिशन में, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं होता। सब्ट्रैक्शन में क्यों नहीं होता? क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं ना। तो अगर मैं B-A करूँगा तो B को आगे लिखूंगा, B मैट्रिक्स को 1, 2 एंड 3, 1, और -2, 1, 3 एंड 4। तो अगर मैं इनको माइनस करता हूँ स्टूडेंट तो क्या होगा? 1 में से 2 माइनस होगा तो -1 आएगा, 0, 2 में से 1 माइनस होता है 1 बचेगा, और 1 में से 4 माइनस होता है माइनस। आप ध्यान से देखेंगे कि ये हमारे पास A-B था और ये हमारे पास B-A, तो दोनों की दोनों अलग है, साइन चेंज हो गए है ना, अपोजिट साइन हो गए। तो मतलब A-B जो है वो नॉट इक्वल टू B- होता है, इसका मतलब नॉट कम्यूटेटिव। तो ये कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। अब चलते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन है ना। तो आप इसको समझ लेंगे। दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं हमारे पास, एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो हम आपको पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताएंगे, जो कि बहुत ईजी है। ठीक है, इसको थोड़ा समझेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट। नए जो स्टूडेंट हैं, जो नॉन मैथ्स वाले हैं, उनके लिए थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया तो समझ लो आपको 50% काम हो गया मैट्रिक्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से समझेंगे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पहली कंडीशन तो क्या है कि अगर मुझे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ए और बी को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो स्टूडेंट्स मैं ऐसे लिखूंगा ए और बी साथ में, है ना। तो इसका मतलब उनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो देखो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, उनका ऑर्डर। कि अगर मान लो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m1 × n1 है और बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो है m2 × n2। तो अगर मुझे ए और बी को मल्टीप्लाई करना है तो ए पहले लिख रहा हूँ और बी बाद में। तो ए का कॉलम और बी का रो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब n1 और m2 इक्वल होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन वैलिड होगा। अदरवाइज हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर n1 और m2 इक्वल नहीं है तो हम इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। एक बार दोबारा बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है m1 × n1 और एक मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है m2 × n2। मान लेते हैं कि इसका ऑर्डर है 2 × 3 और इसका ऑर्डर है 3 × 2। तो जब इसका कॉलम और इसका रो इक्वल होंगे, जैसे कि ये 3 और 3 इक्वल हैं,
तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं हुए, मान लो अगर 2 इंटू 2 ऑर्डर हुआ तो ये इक्वल नहीं है, तो 3 और 2 इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा क्या बोल सकते हैं, मतलब एक कंडीशन है जब आप आंख बंद करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर ऑर्डर जो है वो क्या हो, सेम हो, दोनों मैट्रिक्स का ए और बी का दोनों का ऑर्डर जो हो वो सेम हो, मतलब इसका भी 2 इंटू 2 हो, इसका भी 2 इंटू 2 हो, या इसका 3 इंटू 3 हो, इसका भी 3 इंटू 3 हो। अदरवाइज आपको यही देखना पड़ेगा कि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो इक्वल होना चाहिए, तो तभी हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट कि मल्टीप्लाई करना कैसे है। कंडीशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो माना हमने एक मैट्रिक्स लिया ए, जो कि है 1 2 3 4 1 2, ठीक है। इसका ऑर्डर देखेंगे तो 2 इंटू 3 है। और एक बी मैट्रिक्स ले लिया हमने, जिसका ऑर्डर हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5 1 -1 2 3, और इसका ऑर्डर देखें तो 3 इंटू 3 है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ए इंटू बी निकालें तो क्या हम निकाल सकते हैं? ध्यान से देखिए, तो ए को मैं पहले लिख रहा हूँ, तो ए का जो कॉलम है, ए का जो कॉलम है वो क्या है, ए का जो कॉलम है वो है 3, और बी का जो रो है वो कितना है 3, तो ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब मैं इसका मल्टीप्लिकेशन वैलिड है, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं इनको लिख लूँगा 1 2 मल्टीप्लाइड बाय ओके स्टूडेंट्स। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पे बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा मल्टीप्लाई करने का, जो आपको याद भी रहेगा। मल्टीप्लाई करने का तरीका जो है वो क्या है, वो ये है स्टूडेंट कि आपको रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स, आपको रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक 7 बन रहा है, रो एंड कॉलम है ना। तो आप जब क्या करेंगे, एक रो को एक कॉलम से करेंगे, क्या करेंगे, जब एक रो को एक कॉलम से करेंगे, यानी कि एक रो और एक कॉलम मल्टीप्लाई होंगे, तो आपके पास नए मैट्रिक्स के लिए एक एलिमेंट आएगा स्टूडेंट्स। मतलब अगर मैं इस रो को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एक एलिमेंट आएगा स्टूडेंट्स। क्या आएगा, एक एलिमेंट आएगा। और कैसे मल्टीप्लाई करना है वो समझाता हूँ मैं आपको। आपको फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस प्लस करना है सेकंड वाले एलिमेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई करके, फिर प्लस थर्ड वाले एलिमेंट को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करना और फिर प्लस करना। कैसे, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, समझते हैं इस बात को। मैंने फर्स्ट यानी कि 1 को मल्टीप्लाई किया किससे, 1 से यानी फर्स्ट एलिमेंट से, प्लस फिर मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से यानी कि सेकंड एलिमेंट को सेकंड से, और फिर मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया किससे, 3 से, और प्लस। ध्यान से देखिए, जब मैंने एक एलिमेंट को एक दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, तो इस वाले एलिमेंट को मैंने इस वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, तो दोनों को मैंने क्या करा है, मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस लिखा है, फिर सेकंड को सेकंड से किया, फिर थर्ड को थर्ड से किया, और सबके बीच में मैंने प्लस लिखा है। तो ये आपने एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास क्या आया स्टूडेंट्स, ये आपके पास आया एक एलिमेंट नए मैट्रिक्स का। सिमिलरली आप अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, तो ध्यान से देखो, आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 4 से। किससे करोगे, फर्स्ट कॉलम को सेकंड रो से, तो 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 4 से, फिर प्लस आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 5 से, प्लस फिर आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 1 से। तो आपने जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया तो आपके पास सेकंड एलिमेंट आ गया स्टूडेंट्स, एक ही एलिमेंट आएगा ना। फिर आप फर्स्ट को थर्ड से करोगे, तो इसको मैं डायरेक्ट करूंगा, 1 को करूंगा -1 से, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, -1, प्लस फिर मैं 3 को करूंगा किससे, 2 से, तो आएगा 6, प्लस फिर मैं 1 को करूंगा किससे, 3 से, तो कितना आएगा 3।
और जब आपका एक रो से आपने फर्स्ट कॉलम को रहा, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम को, जब सेकंड वाले में कॉलम खत्म हो जाए तो इसका मतलब आपका मैट्रिक्स क्लोज हो गया, यानी यहीं पर होगा ये। अब हम बारी है सेकंड रो की। सेम चीज जो हमने फर्स्ट रो के साथ करी है वही सेकंड रो के साथ करनी है हमें। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड कॉलम को सेकंड रो से और सेकंड कॉलम को थर्ड, यानी कि इनवर्स एल बनाना है इस बार हमें। ध्यान से देखो ऐसे, है ना। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से, तो 2 आएगा, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, तो कितना आएगा 8, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, तो कितना आएगा 6। कई बच्चे क्या करते हैं स्टूडेंट, 2 को ना इस वाले 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, फर्स्ट को फर्स्ट से ही करना है, सेकंड को सेकंड से, और थर्ड को थर्ड से। बच्चे नीचे से करने लग जाते हैं, और सर ने बोला था एल बनाना है तो 2 को 3 से कर दो, 4 को 2 से कर दो, 2 को 1 से। ना, ऐसे नहीं करना। 2 को करना है किससे, 1 से, 4 को किससे करना है, 2 से, और 2 को किससे करना है, 3 से। ठीक है, नीचे की तरफ ही आएंगे। तो ऐसे 2 को करेंगे 4 से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, प्लस फिर 4 को करेंगे किससे स्टूडेंट, 5 से, तो हो जाएगा 20, प्लस फिर 2 को किससे करेंगे, 1 से, तो हो जाएगा 2। फिर उसके बाद 2 को किससे करेंगे, -1 से, तो हो जाएगा -2। फिर 4 को करेंगे 2 से, तो हो जाएगा +8, और फिर 2 को करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6। तो स्टूडेंट हमारा एक मैट्रिक्स फॉर्म हो चुका है। अब इनको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 6, और ये हो गया 3। तो 1 + 6 + 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 10। ऐसे ही हो गया 4, ये हो गया 15, और ये हो गया 1 इंटू, फर्स्ट को हमने 4 से किया, 3 को हमने 5 से किया, फिर 1 को हमने 1 से किया, तो ये 1 इंटू 1 है, 1 है, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। तो ये 15 हो गया, 1 16, और 4 20, तो ये हो गया 20। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 3 9, और -1 8। ये हो जाएगा 8 और 6 14, और 2 16। ये हो जाएगा 20 और 8 28, और 30, और ये हो जाएगा आपके पास 8 और 6 14, 14 - 2 12। तो आपके पास एक नया मैट्रिक्स आ गया जिसका ऑर्डर आया 2 इंटू 3। तो अब इसके बारे में एक खास बात बताएंगे आपको, छोटी मगर मोटी बात, है ना। शक्तिमान तो देखा स्टूडेंट्स आपने, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, है ना। अब ध्यान से देखिए कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब हम ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें देखना होता है कि जो फर्स्ट वाला जो है उसका कॉलम सेकंड वाले के रो के इक्वल हो, है ना। तो जब ऐसा हो जाता है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आपके पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ए इंटू बी जो आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर जो रिमेनिंग है यानी कि 2 और 3। तो ध्यान से देखिए 2 इंटू 3। तो अगर आप अपना आंसर देखेंगे स्टूडेंट, तो आपके पास जो नया मैट्रिक्स आया है वो क्या आया है, ध्यान से देखिए, वो आपके पास 2 इंटू 3। समझ रहे स्टूडेंट्स। तो ये इसकी कहानी है ना मैट्रिक्स की। तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको क्या करते हैं, एक और मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, फिर इस क्लास को खत्म करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 3 इंटू 3 मैट्रिक्स को। एक फ्रेश क्वेश्चन लेते हैं ना, और थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ा देते हैं उस क्वेश्चन में, माइनस वाले पॉइंट्स भी ले लेंगे हम। कई बच्चों को माइनस में प्रॉब्लम होती है जो नॉन मैथ्स वाले हैं। तो स्टूडेंट्स हमने एक मैट्रिक्स लिया ए, और एक बी मैट्रिक्स ले लिया हमने सेम ऑर्डर का। बड़ा क्वेश्चन करेंगे एक, है ना। तो ये एक 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, और ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, तो सेम ऑर्डर है, इसका कॉलम इसका रो इक्वल है ना। तो 3 इंटू 3 मैट्रिक्स आएगा हमारे पास, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सॉरी, ए इंटू बी, तो पहले लिखेंगे ए को, टू जीरो 4। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो कितना आएगा 1, प्लस रो को कॉलम से लगते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, , तो आएगा -8। 2 * 2 = 4, 2 * 2 = 6, 2 * 3 = 9, और 2 * 3 = 12, तो आएगा -8। 2 * 2 = 4, 2 * 2 = 6, 2 * 3 = 9, और 2 * 3 = 12, तो आएगा -8।
प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आएगा 2 इंटू 3 6। तो आपने एक रो को एक कॉलम से कर लिया तो बस एक एलिमेंट आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम से। ठीक है, फर्स्ट रो को फिर थर्ड कॉलम से, तो 3 एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास। तो 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, और प्लस 2 इंटू 0 हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऐसे ही फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा हमारे पास 2, प्लस 2 को करेंगे 0 से तो आएगा 0, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो 0 हो जाता है, 2 इंटू 4 हो जाएगा 8। तो यहाँ हमारे पास जो है स्टूडेंट्स मैट्रिक्स यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना। अब ऐसे ही इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो को करेंगे आप फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड से, फिर सेकंड रो को थर्ड से। तो 1 को करेंगे किससे, 1 से, तो ये आएगा प्लस 1, प्लस 3 को करेंगे -4 से तो आएगा -12, प्लस -1 को करेंगे 3 से तो आएगा -3, फिर 1 को करेंगे 2 से तो आएगा 2, 3 को 1 से करेंगे तो ध्यान से देखिए, 3 को 1 सेकंड को सेकंड 3 को 1 से करेंगे तो आएगा 3, और -1 को 0 से करेंगे तो आएगा प्लस 0। 1 को करेंगे 2 से तो आएगा 2, 3 को करेंगे 0 से तो आएगा 0, और -1 को करेंगे 4 से तो कितना आएगा -4, फिर -1 को करेंगे 1 से तो आएगा -1, 0 को 0 -4 से करेंगे तो आएगा 0, 4 को 3 से करेंगे तो आएगा 12, फिर -1 को करेंगे 2 से तो कितना आएगा -2, 0 को करेंगे 1 से तो कितना आएगा 0, फिर 4 को करेंगे इससे 0 से तो आएगा 0, ऐसे ही फिर -1 को करेंगे 2 से तो कितना आएगा -2, फिर 0 को करेंगे 0 से तो 0, और 4 को 4 से करेंगे तो आएगा 16। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा, तो सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो जो ए और बी मैट्रिक्स है जो आपके पास, हम सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो ये आएगा 1 + 6 7, और 7 - 8 हो जाएगा -1, ऐसे 2 और 2 हो जाएगा 4, + 0 is 4, और 2 और 8 हो जाएगा 10, ऐसे -12 - 3 -15, और 1 - 15 हो गया -14, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 12 - 1 11, ये हो जाएगा आपके पास -2, और ये हो जाएगा आपके पास 16 - 2 14। आपका से 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स आ गया, ये आपका रिजल्ट मैट्रिक्स आ गया ए बी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर हम सर बी ए निकालते तो वो भी निकाल सकते थे, यस निकाल सकते थे, बट क्या वो ए बी के इक्वल आता, मे बी मे नॉट बी, बट हम केस लेंगे क्या कि ये कभी भी इक्वल नहीं आता है ना। कुछ ही ऐसी कंडीशन है जहाँ पर ये इक्वल आता है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला केस होता है। ठीक है, वो हम आपको आगे बताएंगे, बट कभी भी ए बी जो है बी ए के इक्वल नहीं आता है, तो इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव, तो ये कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ आएगा। तो आज हमने एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स और इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स समझ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम डायरेक्ट एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में पास भी होना है, तो हमें वो क्वेश्चंस करने पड़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी स्टूडेंट्स की, वो होगी एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं, वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इस क्लास को जरूर देखिएगा उस क्लास को समझने के लिए, क्योंकि वहां पर यही बेसिक यूज होने वाला है। ठीक है, तो वहां पर हम वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो कमेंट करो। ठीक है, जो भी आप सजेशन देना चाहते हो उसके लिए कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना शॉर्टकट बाबा जी के। शॉर्टकट बाबा जी का सिर्फ एक चैनल नहीं है, और भी चैनल्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास अलग अलग चैनल है। जैसे कि सीबीएसई की वीडियोस के लिए हमारे पास अलग चैनल है, बीकॉम बीए की वीडियो के लिए हमारे पास ग्रेजुएशन के लिए अलग चैनल है। ठीक है, पीजीटी कॉमर्स के लिए, ठीक है,
और एसएससी कंपटीशन के लिए हमारा अलग चैनल है। तो आप सारे चैनल्स को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल घंटे को दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।